Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our social science book सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 3 इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग अपनी सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की सेकंड बुक स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3। डियर स्टूडेंट्स, in 8th class there are 3 books for social science। 8th class में सोशल साइंस के लिए 3 बुक्स हैं। उसमें से 1 बुक में से फर्स्ट जो बुक थी हमारे अतीत, उसमें से 1 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इट इज द सेकंड बुक, ये दूसरी बुक है जिसको हम पढ़ रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसमें से हम फर्स्ट लेसन स्टडी कर रहे हैं और इसमें से 1 लेसन कंप्लीट होने के बाद हम थर्ड जो बुक है वो स्टार्ट करेंगे। ये तीनों बुक्स के लिए आपको सेपरेट नोटबुक्स यूज करनी है। 3 बुक्स के लिए 3 नोटबुक आपके पास होनी चाहिए और अलग अलग जो भी बुक होती है उसकी रिलेटेड नोटबुक में ही आपको वर्क करके चेक करवाना है। 1 नोटबुक में तीनों बुक्स का वर्क आपको नहीं करना है। तो हम लोग स्टडी कर चुके थे पिछले वीडियो में, यहां तक संविधान के कुछ लक्षण, भारतीय संविधान के कुछ लक्षणों की बात हम लोग कर रहे थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज की स्टडी शुरू करते हैं। ये आज का जो वीडियो है इस बुक का 5th वीडियो है, 5वां वीडियो है। 4 वीडियोज इस बुक के इस लेसन के पहले पोस्ट हो चुके हैं और उनको आप लगातार देख रहे होंगे और जो भी वर्क बताया जा रहा है वो कर रहे होंगे, ऐसी आशा करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का 5वां वीडियो इस लेसन का। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। आगे के हिस्से मतलब शुरुआत के हिस्से, भारतीय संविधान की बड़ी मोटी किताब है, बुक है, उसके जो शुरुआती भाग है उसमें भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए, सॉरी ये संविधान की बात नहीं हो रही है, यहां पर इस बुक की बात हो रही है कि इस बुक के आगामी हिस्से में संविधान के कुछ आयामों का उल्लेख किया गया है। आयाम का मतलब क्या होता है? आयाम का मतलब होता है उसके कितने भाग हैं। आयाम का मतलब होता है उसके विभिन्न, अगर किसी चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से पढ़ा जाए तो वो उसके आयाम कहलाते हैं। तो संविधान के कितने रूप हैं, कितने उसके भाग हैं संविधान के, वो उसके आयाम कहलाते हैं। तो यहां पर आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें कुछ संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता मतलब तरह तरह की विविधता, यानी अलग अलग प्रकार की चीजें। भारत में अलग अलग प्रकार की भाषाएं, अलग अलग प्रकार का खान पान, अलग अलग प्रकार की वेशभूषा, ये विविधता है भारत की, इसको विविधता कहते हैं, वैरायटी। तो इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, फिर भी भारत में एकता है, इतनी विविधता होते हुए भी विविधता, एकता, सामाजिक और आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए। आगे जो हम लोग इसके आयाम पढ़ेंगे संविधान के, तो उसमें ये जो बातें, ये जो चिंताएं थी संविधान बनाने वालों को भी इन बातों की चिंता थी, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो इन बातों की जो चिंताएं उनको थी, तो आगे हम जो आयाम पढ़ेंगे इनको ध्यान में रखना है अपने को कि ये चिंताएं संविधान बनाने वालों को भी थी कि भारत में इतनी विविधता है फिर भी एकता कैसे रह सकती है, भारत की जो जातियां पिछड़ी हुई है उनका सुधार कैसे होगा सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, और जनता को प्रतिनिधित्व मिले, हर जाति को प्रतिनिधित्व मिले, यानी जो भी एमएलए एमपी चुने जाएं, जो जनप्रतिनिधि चुने जाएं, या जो नौकरियां हो उनमें हर व्यक्ति या हर क्षेत्र के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। ये जो चिंताएं संविधान के लिखने वालों को थी, आगे जब हम इसके आयामों को पढ़ेंगे तो इन चिंताओं को हम ध्यान में रखें।
उपरोक्त बिंदुओं को लगातार ध्यान में रखिए जिनसे इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। इस दस्तावेज, कौन से दस्तावेज की बात हो रही है? संविधान की बात हो रही है। संविधान को लिखने वाले भी इन चिंताओं से जूझ रहे थे, उनको भी इन बातों की चिंता थी आगे आने वाले समय में कि देश कैसा होगा, इन बातों का समाधान होगा कि नहीं होगा। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्यों को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस प्रकार हल किया। यानी उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि भारत को लोकतंत्र बनाना है, जनता का शासन बनाना है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो बातें हैं, समानता, प्रतिनिधित्व, विविधता, एकता, इन बातों का भी समाधान होना चाहिए। तो ये अब आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें ये सब बातें कितनी पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया, यानी कौन सी ऐसी बातें उन्होंने संविधान में डाली बनाने वालों ने कि उनके माध्यम से इन चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया गया। तो अपने संविधान की सबसे पहला जो आयाम है वो है संघवाद, जिसको इंग्लिश में फेडरलिज्म कहते हैं। संघवाद, भारत को एक संघ माना गया है। संघ यानी जो कई चीजों से मिल करके बनता है वो संघ कहलाता है। जैसे भारत में अलग अलग राज्य हैं, राज्यों को भी पावर दी गई है, राज्यों की अलग अलग सरकारें होती है, और लेकिन उन सब राज्यों को मिला करके भारत बनता है। तो इसलिए भारत को एक संघ माना गया है क्योंकि ये राज्यों का समूह है। तो इसको संघवाद के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना, यानी केंद्र सरकार है पूरे देश की, राज्यों के अंदर अपनी अपनी राज्य सरकारें हैं, उसके बाद में राज्यों के अंदर भी फिर जिला स्तर की सरकार, जिला परिषद होती है, और लोकल जो गवर्नमेंट होती है जिसको स्थानीय सरकार कहते हैं, नगर पालिका और ग्राम पंचायत। तो अलग अलग स्तर की सरकारें अपने देश में हैं। इसको संघवाद कहा जाता है। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। सबसे पहला स्तर केंद्र सरकार, दूसरा स्तर राज्य सरकार, और उसके नीचे पंचायती राज सिस्टम यानी ग्राम पंचायत की सरकार। ये तीसरा लेवल है जिसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 की किताब में आपको राज्य सरकार के कामकाज को, आपने राज्य सरकार के कामकाज को देखा था। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। ये जो इसमें जब स्टडी जो ज्यादा आएगी वो केंद्र सरकार की आएगी, लेकिन इस बात को आप जानते होंगे कि कई प्रकार की सरकारें होती है। पूरे देश का कंट्रोल करती है वो केंद्र सरकार होती है। जो राज्यों की अपनी अपनी सरकारें होती है वो राज्य सरकारें होती है। तीसरे नंबर पर स्थानीय सरकार जिसको कहते हैं, गांवों में ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पालिका या नगर परिषद या नगर निगम, ये लोकल गवर्नमेंट कहलाती है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आप पहले उनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो 8वीं कक्षा में हम लोग ज्यादातर केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था, ये आजादी के समय की बात बता रहे हैं कि आजादी जब मिली, जब संविधान लिखा जा रहा था, उस समय कई प्रकार के समुदाय भारत में थे। उनकी इतनी सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न लेने लगे। यानी यहां पर एक ऐसा सिस्टम बनाना उनके लिए चुनौती थी। संविधान जिन्होंने लिखा उनको ऐसी व्यवस्था उस संविधान में करनी थी कि ऐसा नहीं हो कि दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग पूरे देश को मुट्ठी में कर लें। इसलिए फिर ये नीचे की सरकारें यानी राज्य सरकारों को अलग पावर दिए गए, फिर लोकल गवर्नमेंट का भी इसमें प्रावधान रखा गया, यानी शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया, नीचे शक्ति को बांटा गया। सारी
चीजें केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है। भले ही वो पूरे देश की सत्ता संभालती है, लेकिन सारे कुछ ऐसे टॉपिक बांट दिए संविधान में कि इन विषयों पर केंद्र सरकार काम करेगी, इन विषयों पर राज्य सरकारें काम करेगी। अलग अलग विषय बांटे हुए हैं। तो उनके सामने ये चुनौती थी, जिन्होंने सरकार ये संविधान लिखा, उनको ये चिंता थी कि ऐसा नहीं हो जाए कि केंद्र सरकार या केंद्र में चुने हुए लोग ही पूरे देश को मुट्ठी में कर लें। यहां हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अगला पेज शुरू हो गया है। लेकिन एक चीज, अच्छा ये साइड में भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए ऐसा कुछ रहा हुआ नहीं है। तो आइए आगे को कंटिन्यू करते हैं। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई। प्रांतीय मतलब राज्य स्तर पर, इसलिए राज्यों की भी सरकार की व्यवस्था की गई। प्रांत कह दें चाहे राज्य कह दें, ताकि इलाके के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सकें। देखिए, हर एक राज्य की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियां हैं। राजस्थान सूखा इलाका है, कहीं नदियां बहती है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं समुद्रों के तट हैं। तो हर एक राज्य की अपनी अपनी स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है। तो वो कुछ निर्णय उनको अपने हिसाब से भी लेने पड़ते हैं। एक निर्णय पूरे देश में लागू नहीं हो सकता है। अपनी अपनी स्थिति है राज्यों की, प्रांतों की, इसलिए प्रांतीय स्तर की भी सरकार की व्यवस्था की गई, ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सकें। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। मैंने जैसे अभी बताया आपको कि मुद्दे बांट दिए कि इन मुद्दों पे केंद्र सरकार काम करेगी, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे राज्य सरकार को भी दे दिए जिन पर राज्यों की सरकार काम करेगी। जैसे कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है वो राज्य सरकारों का है, यानी कोई भी कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो राज्य सरकारों को ही उसका कंट्रोल करना है। पुलिस प्रशासन जो है वो राज्य के अंतर्गत आता है, राज्य सरकार का कंट्रोल होता है उसमें, राज्यों की पुलिस पर। तो ऐसे मुद्दे बांट दिए गए, केंद्र सरकार के मुद्दे अलग कर दिए गए, राज्य सरकार के मुद्दे अलग कर दिए गए। तो कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का उनको स्वायत्त अधिकार है राज्यों को। स्वायत्त यानी स्वतंत्र अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। ऐसे जो मुद्दे होते हैं जो पूरे देश से जुड़े हुए होते हैं, उन पर जो फैसला केंद्र सरकार करती है उसको राज्य सरकारों को मानना पड़ता है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, पूरे देश में है वो, इसलिए उस पर गाइडलाइन केंद्र सरकार जारी करती है और उसको राज्य सरकारों को मानना होता है। तो जो मुद्दे पूरे देश से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर जो फैसला केंद्र सरकार लेती है, राज्य सरकारों को उसको मानना पड़ता है। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई है, यानी कौन से मुद्दे केंद्र सरकार के होंगे और कौन से मुद्दे राज्य सरकारों के होंगे, इसके लिए लिस्ट बनाई हुई है। कुछ सूचियां दी गई है, संविधान में लिखी हुई है वो सूचियां, यानी उनको एकदम क्लियरली बताया गया है कि कौन से मुद्दे केंद्र के होंगे, कौन से मुद्दे राज्यों के होंगे। तो ये सूचियां बनाई हुई है जिनमें यह बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है, राज्य सरकारें किन मुद्दों पर कानून बना सकती है और केंद्र सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहां से कर सकती है। राज्य सरकार को भी चलाने के लिए पैसा चाहिए, केंद्र सरकार को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, तो वो पैसे की व्यवस्था कहां से करेगी, ये भी संविधान में लिखा हुआ है। संघवाद के अंतर्गत, संघवाद क्या हुआ, यानी संघवाद का मतलब हुआ है कि देश में शक्तियों का बंटवारा किया गया है और राज्यों को भी पावर दी गई है संविधान में, और राज्यों को मिलाकर के केंद्र सरकार बनती है। ये जो थ्योरी है जिसमें ताकत को केंद्र और राज्य सरकारों में बांटा गया है, इसको संघवाद कहते हैं। संघ मतलब मिलकर बना हुआ, राज्यों से मिलकर बना हुआ है देश, इस बात को संघवाद कहते हैं। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते,
यानी संघवाद में राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, वो स्वतंत्रता भी रखते हैं राज्य कुछ विषयों पर। उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। यानी राज्यों को जो ताकत और अधिकार है वो केंद्र से नहीं मिलते, स्वतंत्र अधिकार मिलते हैं उनको कुछ विषयों पर। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। यानी जो कुछ कानून केंद्र, कुछ मुद्दों पर, कुछ सब्जेक्ट्स पर कानून केंद्र सरकार बना सकती है, कुछ सब्जेक्ट्स पर कानून राज्य सरकारें बना सकती है। और जो भी कानून बनाए जाते हैं, भले ही वो केंद्र के हों चाहे राज्य के हो, लोगों को वो दोनों ही प्रकार के कानून मानने होते हैं। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं आयामों के बारे में कि संविधान के आयाम कौन कौन से हैं। तो पहला आयाम है संघवाद, यानी भारत के संविधान में ये व्यवस्था है कि केंद्र को भी पावर है, राज्यों को भी पावर है, दोनों को अलग अलग पावर दी गई है। ये संघवाद है, ये इसकी विशेषता है संविधान की, ये इसका आयाम है, ये इसका एक भाग है। तो पहला जो आयाम है वो है संघवाद। दूसरा जो आयाम है इसका संविधान का वो है संसदीय शासन पद्धति। भारत में कोई भी शासन किसी व्यक्ति का शासन नहीं है, जनता का शासन है। लेकिन ये जनता का शासन चलेगा कैसे? जनता खुद तो शासन नहीं करती, तो वो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। और प्रतिनिधि कितनी मात्रा में चुने जाते हैं, कौन कौन से प्रतिनिधि चुने जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, ये जो व्यवस्था है ये संसदीय शासन व्यवस्था पद्धति कहलाती है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। साइड में भी कुछ दिया हुआ है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी, यानी हर 18 साल क्रॉस करने वालों को मत देने का अधिकार मिल जाता है, वोट देने का अधिकार, इसको वयस्क सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। इस सिद्धांत को जब भारत में स्वीकृति दी तो सभा के सदस्य A.K. अय्यर ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी के कुशल क्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। यानी यहां पर जब ये अधिकार दिया गया, 18 वर्ष से ऊपर जो भी होगा उसको वोट देने का अधिकार है, तो ये अधिकार देते समय संविधान सभा के एक सदस्य ने ये बयान दिया और उन्होंने ये कहा अपने बयान में कि ये व्यवस्था जो हम लागू कर रहे हैं कि हर 18 वर्ष यानी वयस्क को वोट देने का अधिकार होगा, ये व्यवस्था जनता के लिए होगी या इस व्यवस्था से जो सरकार चुनी जाएगी वो लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होगी। ये आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक है। यानी ये व्यवस्था भारत की भलाई के लिए की जा रही है। हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार जो दिया जा रहा है, इससे जनता की भलाई होगी या ऐसी सरकार चुनी जाएगी जो जनता की भलाई करेगी, ऐसा उन्होंने अपने बयान में कहा। ऑस्टिन जी 1966 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशन, क्लेरेंडन प्रेस, ऑक्सफोर्ड, ये वहां से छपा हुआ है। यानी वो ये ऑक्सफोर्ड जो अमेरिका है वहां पर ये प्रेस है उसकी, जहां पर ये छपी हुई है। ये कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कोई बुक है, उसके अंदर जो 1966 में प्रिंटेड हुई थी उसमें से ये लिया गया है। एक चित्र भी दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए काफी लोगों की भीड़ दिख रही है यहाँ पे। नीचे चित्र में दर्शाया गया है कि लोग अपना वोट डालने के लिए कतार में खड़े हैं। देखो लाइनें बना के खड़े हैं लोग वोट देने के लिए, और हर बार जब भी वोटिंग होती है तो लाइन बना के खड़े होते ही हैं लोग। तो ये हम लोग दूसरा बिंदु पढ़ने जा रहे हैं, संसदीय शासन पद्धति, कि किस तरह से भारत की जनता के हाथ में शासन है और वो कैसे चलता है। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 की किताब के शुरू में कांता की कहानी दी गई थी। ये किताबें नहीं थी, अब आपके 7वीं में ये जो अब किताबें बदल के आई है ना 6, 7, 8 की, ये आपके नहीं थी, पिछली साल आपके दूसरी किताबें थी।
इसलिए ये कांता की कहानी आपने नहीं पढ़ी है। अब बदल चुकी है किताबें 6, 7, 8 तीनों में। अब जो केंद्र सरकार सेंट्रल बोर्ड में जो किताबें चलती थी वो अब राजस्थान बोर्ड में चलने लग गई, यानी सीबीएसई और आरबीएसई का कोर्स एक हो गया है अब। तो ये कांता की जो कहानी है वो ये सेंट्रल बोर्ड की बुक्स में है। अब की बार जो बच्चे आए हैं ना 7th में, उनके बुक में है ये कांता की कहानी। तो उसमें क्या होती है, कांता होती है वो गरीब होती है, लोगों के घरों में जाके काम करती है, और वोट देने के लिए जब वो लाइन में लगती है तो अमीर लोग भी उसी लाइन में होते हैं, तो उसको लगता है कि कितनी समानता का अधिकार मिला हुआ है कि मैं भी इसी लाइन में हूँ, मेरा मालिक भी इसी लाइन में वोट दे रहा है। लेकिन बाद में शाम को जब उसको बच्चे को दिखाने जाना पड़ता है तो वो जिस लाइन में, अस्पताल की जिस लाइन में खड़ी होती है उस लाइन में उसका मालिक नहीं खड़ा होता है। तो उसको ये भी पता चलता है कि सब जगह समानता नहीं है, खाली वोट देते टाइम ही समानता है, बाकी जगह असमानता भी है। तो ये कांता से जुड़ी हुई ये बात थी जो मैंने आपको बताई है। तो ये कांता का जिक्र आया यहाँ पर, इसलिए मैंने बताया आपको। कक्षा 7 की किताब के शुरू में कांता की कहानी दी गई थी जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी है। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। वैसे तो देखो, वोट देना, वोट का अधिकार कई बार कई नजर में, कई मायनों में दुष्परिणाम भी है इसका, क्योंकि जिसमें ये समझने की शक्ति नहीं है कि भाई कौन जीतना चाहिए कौन नहीं जीतना चाहिए, उसको भी वोट देने का अधिकार है। लोग जाति के आधार पर वोट देते हैं, अपनी जाति वाले को जिता देते हैं भले ही वो योग्य है कि नहीं है। लोग पैसे लेके वोट दे देते हैं। तो ये हर आदमी को वोट देने का अधिकार कई बार नुकसान भी करता है। लेकिन ये वोट देने का अधिकार क्यों दिया गया लोगों को? क्योंकि जो संविधान लिखने वाले थे, जिन्होंने संविधान की रचना की, संविधान निर्मात्री सभा के वो लोग, उन्होंने ये सोचा कि स्वतंत्रता संघर्ष जो भारत के लोगों ने किया है, आजादी का संग्राम जो लड़ा है, उसके कारण से भारत की जो जनता है वो योग्य बन गई है, यानी उनको अपने खुद के शासन की कीमत पता लग गई है, इसलिए उनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा उनको लगा। उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सबको वोट देने का अधिकार है, जाति के आधार पर, औरत मर्द के आधार पर या और किसी भी आधार पर, इसमें कोई अंतर नहीं है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब यह है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। सार्वभौमिक यानी जो सबके लिए है। सार्वभौमिक का मतलब यह है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, क्यों न हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, यानी जनता को जवाब देना पड़ता है इन प्रतिनिधियों को। जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, सरपंच, एमएलए, एमपी या जो भी लोग जीतते हैं, जो भी लोग चुने जाते हैं जनता के द्वारा, उनको जनप्रतिनिधि कहा जाता है। और ये जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, यानी जनता इनसे सवाल पूछ सकती है, इनको जवाब देना पड़ता है। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप इसी पुस्तक की दूसरी इकाई में और विस्तार से पढ़ेंगे कि ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इनके हाथ में कितनी पावर दी है संविधान ने, ये भी हम पढ़ेंगे। तो दूसरा जो पॉइंट है संविधान के आयामों में, पहला पॉइंट था इसकी संघवाद, दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा संसदीय शासन पद्धति, यानी जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि फिर शासन करते हैं, सत्ता चलाते हैं। ये जो सिस्टम है ये संसदीय शासन पद्धति है। तीसरा आयाम जो है संविधान का वो है शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं।
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखिए, विधायिका का मतलब हो गया विधायक, यानी कि एमएलए, एमपी, जो ये नेता लोग जो जीत करके कुछ भी बनते हैं, वो विधायिका होती है। और कार्यपालिका में सरकारी कर्मचारी आते हैं जो कार्य करते हैं, जो भी काम करने के होते हैं वो करते हैं, वो कार्यपालिका है। और न्यायपालिका कोर्ट होती है। तो ये 3 अंग हैं संविधान के अनुसार। सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में जीते हुए नेतागण या जनप्रतिनिधि आते हैं, कार्यपालिका में सरकारी कर्मचारी, विभिन्न विभाग ये आते हैं, और न्यायपालिका में न्यायालय आते हैं, कोर्ट आते हैं। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं, यानी सरकारी कर्मचारी। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा, ये 3 शाखाएं जो है ना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होगी। कोई भी ये तीनों जो है वो अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सके। सरकारी कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सके, जो जनप्रतिनिधि है वो नहीं कर सके, और कोर्ट भी नहीं कर सके। इसके लिए तीनों को अलग अलग पावर्स दी गई है। शक्तियों के इस बंटवारे में तीनों की शक्तियों को बांटा गया है तीनों के बीच में। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। कोर्ट सरकार के ऊपर अंकुश रखती है, सरकार कोर्ट पे अंकुश रखती है, और जो कोर्ट है और सरकार है दोनों कार्यपालिका पे अंकुश रखते हैं। और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। कोई भी मनमर्जी नहीं कर सकता है। अगर कोई मनमर्जी करता है, मनचाहे नियम बनाता है या अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो दूसरा जो अंग है वो उसको कंट्रोल कर सकता है, उसको निर्देशित कर सकता है। मान लो सरकार कोई गलत कानून बनाने के लिए काम करे, तो जो कोर्ट है उस कानून को खारिज कर सकता है। या कोई सरकारी अफसर या कर्मचारी गलत काम करे तो कोर्ट भी उसको सजा दे सकता है, और जो जनप्रतिनिधि है वो भी उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर अंकुश रखते हैं और तीनों का एक सत्ता का जो संतुलन है वो बना रहता है। यहां पर साइड में एक कोई चित्र दिया हुआ है, देखिए ये कोई सरदार जी है। तो ये कौन है देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए। कार्यपालिका यानी सरकारी अफसर और कर्मचारी। संविधान लिखने वालों को यह डर था कि कार्यपालिका ये सरकारी कर्मचारी इतने पावरफुल ना हो जाएं कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगे, कि जो जनप्रतिनिधि है उनकी बात ही नहीं माने, नेताओं की बात ही नहीं माने। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिनके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। तो कई ऐसे नियम लागू किए संविधान में, कई ऐसे नियम कानून उन्होंने संविधान लिखने वालों ने लिखे, जिनके कारण से जो शासन की कार्यकारी शाखा जो सरकारी कर्मचारी है उनकी जो कार्रवाई है, उनके द्वारा जो भी काम किए जाते हैं उनको लिमिटेड किया गया, और उनको कंट्रोल कैसे करेगा जनप्रतिनिधि या नेता लोग, उनको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, उसके लिए भी नियम बनाए। ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं कानून, इसके संविधान के विभिन्न आयामों के बारे में। और लास्ट इसमें ये जो ग्रीन बॉक्स है वो पढ़ लेते हैं, स्काई बॉक्स। इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। ध्यान रखें, इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है।
यानी सरकार तो चेंज हो सकती है लेकिन राज्य तो रहेगा। राज्य का मतलब है ऐसे लोगों का, लोग हैं, राज्य का मतलब उस एरिया में रहने वाले लोगों से उसका मतलब है। तो राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु यानी स्वतंत्र या पावरफुल लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है, यानी भारत अगर राज्य माना जाए तो उसकी सरकार यानी राज्य की सरकार है। भारत वैसे तो देश है, पर राज्य का मतलब है एक एरिया में रहने वाले लोग। तो एरिया, भारत में रहने वाले लोगों को भी, वैसे तो राज्यों का मतलब अलग अलग छोटे राज्य हैं, लेकिन भारत को भी राज्य कहा जा सकता है क्योंकि एक एरिया में रहने वाले लोगों के लिए ये शब्द प्रयोग होता है राज्य। तो जब हम भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है, यानी राज्य अलग है, सरकार अलग है। सरकार या कार्यपालिका, यानी सरकार का मतलब है जो कानून का पालन करते हैं, कानूनों को लागू करवाते हैं, राज्य का एक हिस्सा होती है। सरकार जो है वो, सरकार या कार्यपालिका दोनों राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज्यादा व्यापक होता है। सरकार बदल सकती है, सरकार गिर सकती है, राज्य तो वहीं का वहीं रहता है। उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी राज्य शब्द जब आएगा बुक में तो उसका मतलब सरकार नहीं है। राज्य का मतलब है वो एरिया और उसमें रहने वाले लोग, और सरकार मतलब सरकार जो शासन चलाने के लिए जो चुने हुए लोग हैं वो है सरकार। तो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी है। यहाँ पर क्या है, अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि राज्य और सरकार के बीच क्या फर्क होता है। तो मैंने आपको बता दिया है, राज्य एक लोगों के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, एक निश्चित एरिया में रहने वाले, उसका दोनों चीजें आती राज्य में, लोग भी और उस एरिया की जमीन भी, वो मिलकर के राज्य बनता है। और सरकार उन लोगों द्वारा चुने हुए लोग होते हैं जो कि कानूनों को लागू करने, नए कानून बनाना, कानून ठीक से लागू हो, पालन हो, सिस्टम सही चले, इसके लिए वो काम करने वाले लोग जो होते हैं वो सरकार कहलाते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। आज हम पढ़ चुके हैं पेज नंबर 13 तक। अगली बार अगले वीडियो में इस लेसन के जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी हम पढ़ेंगे। और मेरा यही कहना है कि चीज़ों को समझने का प्रयास करें और जो चीज़ें याद रखने की उनको याद रखने का प्रयास करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।